हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक, सब अच्छे होंगे। तो अपने 10th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे, है ना। चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा था, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ कर लिया था अपनों ने। सबसे पहले तो अपनों ने रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन देख लिया था, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। फिर अपनों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एंड ह्यूमन। फिर रेन्यूएबल देखे थे, नॉन रेन्यूएबल देखे थे, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, बायोलॉजिकल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे। अलग अलग बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखा था अपनों ने। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखा था, 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी देखा था, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने टाइप के, 4 टाइप के देखे थे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे देखा था, इसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ये अपनों बेसिस के हिसाब से अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज पढ़े थे, है ना। फिर अपनों ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज को डेवलप करना क्यों जरूरी है। और अपनों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने पढ़ा था और यहीं से अपने दोबारा से शुरू करते हैं। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर एक ना एक साल छोड़ के। पहली बार तो छूटता भी नहीं है, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसे डेवलपमेंट को बोला जाता है जिसमें हम इन प्रेजेंट डेवलपमेंट करें बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, और साथ साथ में हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है ना, उनके साथ भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, और दूसरी बात हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी नीड फुलफिल हो, उनकी फ्यूचर से भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को ही क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब प्रॉपर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था आज का रियो डी जेनेरियो समिट। रियो डी जेनेरियो समिट, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरियो समिट है क्या। देखो, ब्राज़ील एक देश है, और आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील कहाँ है। ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका यानी सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक देश है जिसे बोलते हैं क्या, ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर लगभग 100 देशों की मीटिंग होती है। कब होती है, 1992 में। ब्राज़ील के अंदर लगभग कितने देशों की मीटिंग होती है, 100 देशों की मीटिंग होती है। और ये कब होती है, ये होती है 1992 में। लगभग 100 देश यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा भाई, मीटिंग क्यों हुई, क्या कारण था मीटिंग का, वो भी बताएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि रियो डी जेनेरियो क्या है, एक शहर है। शहर कहाँ पे, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के अंदर 1992 में एक मीटिंग होती है। उस समिट को, उस मीटिंग को ही क्या बोलते हैं हम, अर्थ समिट बोलते हैं, या फिर रियो डी जेनेरियो समिट बोलते हैं। इसकी आपको डेट याद रखनी है। डेट क्या है, 1992। कहाँ होती है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पहली ये इंटरनेशनल समिट होती है, पहली बार 100 से ज़्यादा देश इसमें आके क्या है, मिलते हैं। द समिट वाज कन्वेंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस समिट में यानी इस मीटिंग में किन बातों पर चर्चा होती है, तो सबसे पहली बात है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। सबसे पहली बात कौन सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और दूसरी बात क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, है ना। अब ध्यान दो इस चीज़ पे। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक समिट होती है जिसे क्या बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा देश क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इस मीटिंग में 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, डिस्कशन होती है। 2 चीज़ें कौन कौन सी है, एक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और दूसरी कौन सी चीज़ है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है।
तो दो चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो चीज़ों पर ये सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर जितने भी लीडर्स इकट्ठे होते हैं ना, वो एक डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं, और वो डिक्लेरेशन किस चीज़ से संबंधित होता है, वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से संबंधित होता है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित होता है। भाई जो ये सारे के सारे लीडर थे ना, ये डरते थे कि क्लाइमेट क्या है, चेंज हो रहा है, पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का क्लाइमेट जल्दी से चेंज हो रहा है, और डाइवर्सिटी जो है जंगलों से वो ख़त्म होती जा रही है, जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो ख़त्म होती जाती है। तो इस कारण से ये सारे के सारे लीडर 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद ये सबसे पहले तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर चर्चा करते हैं और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं। उस डिक्लेरेशन में किन बातों की चर्चा होती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की चर्चा होती है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडोप्टेड एजेंडा 21। क्या? एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे लीडर हैं ना, ये क्या डिसाइड करते हैं, एजेंडा 21 डिसाइड करते हैं, यानी 21 टारगेट डिसाइड करते हैं। और 21 टारगेट डिसाइड 21 ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये 21 फर्स्ट सेंचुरी की बात है। तो सारे के सारे लीडर इकट्ठा होते हैं और 21 टारगेट डिसाइड करते हैं कि 21 टारगेट सारे के सारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, और हम इन 21 टारगेट पर काम करेंगे ताकि जल्दी से इस जो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो नुकसान हो रहा है या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको रोका जा सके। तो ऐसे 21 वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 21 टारगेट निर्धारित करते हैं, जिसे वो क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 बोलते हैं। क्योंकि एजेंडा 21 टारगेट ही क्यों डिसाइड किए गए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की बात है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रियो डी जेनेरो क्या है। रियो डी जेनेरो एक शहर है। इस शहर में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं 1992 में, और एक समिट होती है, एक मीटिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। कौन से देश में? ब्राज़ील देश में। मुद्दे क्या होते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मुद्दा होता है मीटिंग का, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन होता है। डिक्लेरेशन किससे संबंधित होता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। साथ साथ में यहाँ पर एजेंडा 21 डिसाइड होता है। एजेंडा 21 क्योंकि 21st सेंचुरी की बात है, और एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, और 21 टारगेट डिसाइड किए जाते हैं जिससे ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसे रोका जा सके। ठीक है, अगर एजेंडा 21 की अपने बात करें अच्छे से, तो एजेंडा 21 के बारे में देख लो ना। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 देखो, द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, UNCED बोलते हैं, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। अभी हमने पढ़ के आए हैं रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का अर्थ समिट पढ़ के आए हैं। तो ब्राज़ील के अर्थ समिट में एक डिक्लेरेशन साइन होता है। डिक्लेरेशन साइन करने वाली संस्था कौन सी होती है या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं UNCED। UNCED की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी एक प्रकार की क्या है, कॉन्फ्रेंस है, एक प्रकार के लोगों का ग्रुप है, और लोगों का ग्रुप किस चीज़ पर है, एनवायरनमेंट पर और डेवलपमेंट पर। तो UNCED एक संस्था है, एक कॉन्फ्रेंस है, वो एक डिक्लेरेशन साइन करती है, और उस डिक्लेरेशन का नाम रखा जाता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में 21 टारगेट्स हैं जिसे वो अचीव करना चाहते हैं, ताकि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो एजेंडा 21 सिर्फ 21 टारगेट्स की बात कर रहे हैं, 21 एम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है ये एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ लक्ष्य हैं, कुछ एम्स हैं। उन एम्स को ही इसने क्या बोला है, एजेंडा 21 बोला है, क्योंकि 21 टारगेट्स होते हैं, इसलिए इसे एजेंडा 21 बोलते हैं। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एजेंडा किन किन चीज़ों से संबंधित होते हैं, टारगेट होते हैं, तो कैसे टारगेट होते हैं, किन किन चीज़ों से संबंधित टारगेट होते हैं। तो एक तो देखो एनवायरमेंटल डैमेज, ताकि एनवायरमेंटल डैमेज को रोका जा सके, जो भी पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसे रोका जा सके। दूसरा पॉवर्टी,
गरीबी से छुटकारा पाया जा सके। तीसरा डिजीज़, है ना, जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण या एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण जितने प्रकार के डिजीज़ या बीमारियां फैल जाती हैं उससे रोका जा सके थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ग्लोबल कोऑपरेशन से, यानी पूरा विश्व साथ में आएगा फिर ही हम इन चीज़ों से मुकाबला कर पाएंगे। अकेला इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। ऑन कॉमन इंटरेस्ट, है ना, सबके, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट तो सबकी हेल्प करता है ना, किसी एक बंदे की हेल्प नहीं करता, तो इंटरेस्ट तो सबका कॉमन हो गया। म्यूचुअल नीड्स, है ना, नीड्स भी सबकी म्यूचुअल हो गई, है ना। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सबकी है ना, जिम्मेदारियां सबकी हैं, कोई एक बंदा तो एनवायरनमेंट सही नहीं कर सकता। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। देखो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात है। देखो एजेंडा 21, मैंने अभी आपको बताया कि एजेंडा 21 ब्राज़ील के रियो समिट में डिसाइड किए गए 21 टारगेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल चेंज या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज को नहीं करना है, हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, एनवायरमेंटल डैमेज बचाना है, पॉवर्टी लानी नहीं है, डिजीज़ लानी नहीं है। तो इससे संबंधित वो जो 21 टारगेट है, 21 एम्स है, वो है एजेंडा 21। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा और भी है कि इसमें एजेंडा 21 डिसाइड करते टाइम में कौन सी संस्था थी? यूएनसीईडी। तो यूएनसीईडी ने बोला था कि हर एक देश की लोकल गवर्नमेंट भी एजेंडा 21 अपना बनाएगी अलग अलग से। कैसे? जैसे इंडिया का क्लाइमेट अलग है, इंडिया का जो एनवायरनमेंट अलग है ना, ऐसे अमेरिका का क्लाइमेट एनवायरनमेंट अलग है। तो अमेरिका के अलग टारगेट अपने भी होने चाहिए, इंडिया के अपने खुद के टारगेट्स भी होने चाहिए, है ना। ग्लोबली तो हमने 21 टारगेट डिसाइड करेंगे ना, लेकिन हर एक देश, हर एक गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने एजेंडा 21 भी बनाएगी ताकि उस देश की भी प्रगति हो सके। 21 वो जो ग्लोबल पे चल रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, साथ में लोकल गवर्नमेंट अपने खुद की 21 टारगेट भी बनाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है इसमें, ठीक है। तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई आज, है ना। एक मैंने बताया आपको रियो समिट और एक मैंने बताया एजेंडा 21। तो अच्छे से पढ़ना है इसको और अपने करते हैं आगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले तो प्लानिंग क्या चीज़ होती है? प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग बोलते हैं योजना को, है ना। हम कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, भाई हमें मान लो स्कूल ही जाना है, तो स्कूल जाने के लिए हाँ मैं बाइक पे जाऊँगा या फिर मैं साइकिल पे जाऊँगा, मैं वैन पे जाऊँगा, पूरी प्लानिंग होती है। हाँ इस रोड से जाना है, ऐसे जाना है, यहाँ मुड़ना है, इतने टाइम पे निकलूँगा तो इतने टाइम पे पहुँचूँगा। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो प्लानिंग के अनुसार ही करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी देश में रिसोर्स मिलते हैं, किसी भी देश में संसाधन मिलते हैं, तो उस संसाधन या रिसोर्स को यूज़ करने की, हमें वो रिसोर्स कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्या हम एक बार में सारे रिसोर्स यूज़ करते हैं, क्या हम बचा बचा के रिसोर्स यूज़ करें, तो वो पूरी रिसोर्स की क्या होती है? एक प्लानिंग होती है, को जो किसी देश को क्या करनी होती है? अपनानी होती है। हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई योजना ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इवन आप घर पे पढ़ते हो तो आप डिसाइड करते हो ना, मैं 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा, 1 घंटा पॉलिटिकल पढ़ूंगा, 1 घंटा साइंस पढ़ूंगा। तो हर एक चीज़ में प्लानिंग जरूरी है। तो उस प्लानिंग की बात कर रहा है कि रिसोर्स को यूज़ करने की या रिसोर्स को रखने की क्या प्लानिंग्स होती है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। अगर हमें रिसोर्स का जुडिशियस यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है, तो प्लानिंग जरूरी है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन देख लो, चाइना को भी पिछाड़ रहे हैं। डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, हर एक धर्म, हर एक भाषा के लोग रहते हैं, गरीब से गरीब लोग भी हैं, अमीर से अमीर लोग भी हैं। तो रिसोर्सेज भी इंडिया में हर एक जगह एक जैसे तो पाए नहीं जाते, कहीं कोयला, कहीं लोहा निकल रहा है ना, कहीं पानी मिलता है तो कहीं नहीं मिलता। तो इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर इंडिया में कोई रिसोर्स प्लानिंग होगी नहीं, हमें पता ही नहीं कि रिसोर्स कहाँ से निकाल के कहाँ यूज़ करने हैं, तो यार ये तो चंद लोगों के हाथों में चले जाएंगे ना। कुछ लोगों के पास तो रिसोर्स आ जाएंगे और कुछ लोग रिसोर्स विहीन हो जाएंगे, उनके पास रिसोर्स रहेंगे नहीं। तो इंडिया जैसी कंट्री में तो रिसोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे जगह है इंडिया में जहाँ पर एक प्रकार के रिसोर्स तो ज़्यादा है, दूसरे प्रकार के हैं नहीं। जैसे राजस्थान ले लो, राजस्थान में धूप है, यानी भर भर के सनलाइट का रिसोर्स है, लेकिन पानी नहीं है। अब कहीं और चले जाओ, वहाँ पर पानी मिलेगा तो सनलाइट नहीं मिलेगी। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया में एक टाइप का रिसोर्स ज़्यादा होता है,
दूसरे पर्टिकुलर एरिया में दूसरे टाइप का होता है। तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा ना, इस एरिया में ये रिसोर्स मिलता है तो यहाँ से ये निकलेगा, उस एरिया में वो रिसोर्स मिलता है तो वहाँ से ही वो निकलेगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources. There are some regions which have acute shortage of some vital resources. कुछ ऐसे देश हैं या कुछ देशों के अंदर कुछ ऐसी जगह है जिसके अंदर रिसोर्स सफिशिएंट है ना, रिसोर्स अच्छे खासे मात्राओं में मिलते हैं, लेकिन देश के अंदर ऐसी जगहें भी हैं जहाँ रिसोर्स सफिशिएंट नहीं है। तो क्या हम उस जगह को छोड़ देंगे? क्या उस जगह का डेवलपमेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल गलत बात। हमें तो रिसोर्स निकाल के उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही करना है, जिस कारण से रिसोर्स प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं, कोयला मिलता है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कोयले में बहुत ज़्यादा रिच है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेस अच्छे खासे हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस अच्छे खासे हैं, पर कमी किस चीज़ की है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, यानी सड़कें वड़कें वहाँ अच्छी नहीं है, लेकिन वाटर रिसोर्स अच्छा है अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैंने आपको बताया सोलार और विंड एनर्जी खूब मिलती है ना, सनलाइट खूब है, हवाएं चलती हैं, लेकिन कमी किस चीज़ की है? पानी की कमी है। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, जो पूरे देश में आइसोलेटेड तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में है ना। तो यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? वाटर की कमी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की कमी है। तो किसी भी एक जगह पे एक टाइप के रिसोर्स मिलते हैं और एक टाइप के रिसोर्स की कमी भी होती है। तो हमें प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करना पड़ता है कि उस जगह पे कौन से रिसोर्स निकाले जाएंगे। भाई जो रिसोर्स ज़्यादा है वो वहाँ से निकाल लो, जो कम है वो कहीं और से ले आओ। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं रिसोर्स में ज़रूरी हो जाती है। रिसोर्सेज के यूज़ में प्लानिंग की इंपॉर्टेंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इंडिया की अपने बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं, है ना। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करें तो हम इसको 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, है ना। 3 स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के, यानी प्रोसेस है, हम 3 स्टेप से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। This involves surveying, mapping, quantitative and qualitative estimation of measurement of the resource। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स कहाँ मिलता है। हमें कोयला ढूंढना है तो हमें झारखंड जाएंगे ना, झारखंड में मिल रहा है कोयला, हम जम्मू कश्मीर में खुदाई थोड़ी करेंगे, हम राजस्थान में खुदाई थोड़ी करेंगे। हमें कोयला, हमें पेट्रोलियम चाहिए तो असम की डिगबोई में जाएंगे, है ना। अब मध्य प्रदेश में थोड़ी जाएंगे अपने पेट्रोल निकालने के लिए। तो हमें एक रिसोर्स की खोज करनी है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। हमें देखना पड़ेगा कि किन किन जगहों पे जाना है। भाई आपको अगर पेंसिल लेने जाना है तो आप स्टेशनरी पे जाओगे, ना कि आप किराने की दुकान पे जाओगे, है ना। आपको अगर बिस्कुट लेने जाना है तो आप किराने की दुकान पे जाओगे, आप स्टेशनरी में नहीं जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन के भी तरीके होते हैं, है ना, जैसे सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाना। भाई यहाँ पर कोयला मिल रहा है तो कोयले की क्वांटिटी क्या है? यहाँ पर कोयला मिल रहा है तो कोयला निकालने के बाद क्या अच्छी क्वालिटी का कोयला है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखनी पड़ती है। मेजरमेंट लगाना, कितना रिसोर्स है अंदर। भाई रिसोर्स तो थोड़ा सा है, पैसा हमने इतना लगा दिया, निकला कुछ नहीं, तो मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई के तरीके होते हैं सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाना, मेजरमेंट लगाना। तो ये होता है पहला स्टेप। अब हमें पता लग गया कि इस जगह पे ये रिसोर्स मिलता है, इस जगह पे मिल रहा है इतना है, क्वालिटी ये, क्वांटिटी है, तो कौन सा स्टेप आएगा? दूसरा स्टेप आएगा इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब दूसरे में क्या चाहिए? अपने को टेक्नोलॉजी चाहिए, अपने को स्किल चाहिए, अपने को इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान चाहिए। भाई हमें पता लग गया कि यहाँ पर कोयला मिल रहा है, हमें पता लग गया यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। अब पता लगने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, हमें जाके वहाँ खुदाई करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भाई अब नीचे 2 किलोमीटर की गहराई पे कोयला है तो हम कस्सी लेके तो जाएंगे नहीं,
है ना, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीनें होनी चाहिए, हमारे पास स्किल होने चाहिए, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स होने चाहिए, हमारे पास पूरे प्लान्स होने चाहिए कि इस प्रकार से खुदाई करेंगे तो ऐसे रिसोर्स निकालेंगे, है ना। मान लो रिसोर्स मिल रहा है नॉर्थ में, खुदाई कर रहे हैं हम साउथ में, तो कहाँ से रिसोर्स निकलेगा, हमें प्लान्स पूरे चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हो, जिससे हम उस रिसोर्स को निकाल सकें। तो 2 स्टेप्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा स्टेप्स क्या होता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। किसी भी कंट्री के ना कुछ प्लान्स होते हैं जिसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स भी होते हैं, तो दोनों मैच करने चाहिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो कंट्री का अपने फ्यूचर बोले या कंट्री का जो मोटिव है और रिसोर्स निकालने का जो मोटिव है वो आपस में क्लैश हो जाए। जैसे कि अगर कि मान लो इंडिया की बात करो, इंडिया ने किसी ऐसे डिक्लेरेशन पर साइन कर रखा है कि जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो, और उधर से हम रिसोर्स निकाल रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, तो इंडिया डबल साइडेड खेलने वाला हो जाएगा ना। वहां पर बाकी देश इसको कहेंगे कि आप तो कहते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन मैं करूंगा नहीं, आप खुद ही रिसोर्स निकाल रहे हो। तो हर एक कंट्री के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, उन प्लान से रिसोर्स निकालने के जो प्लान्स है वो मैच करने भी चाहिए। किसी कंट्री के जो प्लान है और रिसोर्स निकालने के जो प्लान है वो एक जैसे होने चाहिए। दोनों में अगर टकराव होगा ना तो वो रिसोर्स निकाले नहीं जाएंगे। मान लो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमें किसी रिवर पर डैम बनाना है, तो उस डैम बनाने से नुकसान भी तो होगा, आदिवासी रिमूव होंगे, जंगल कटेंगे, घर उजड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी तो होगा। तो एक मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो कंट्री के जो प्लान है और रिसोर्स डेवलपमेंट के जो प्लान है वो आपस में मैच करने चाहिए। तो 3 स्टेप होते हैं, पहला आइडेंटिफाई करना, सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना। दूसरा होता है आपके पास स्किल, टेक्नोलॉजी ये सब अवेलेबल हो जिससे हम उसको निकालना है। तीसरा होता है कि दोनों यानी कंट्री के प्लान और रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान क्या करना होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग में ये 3 स्टेप होते हैं, ये 3 स्टेप आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। India has made concerted efforts of achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence, है ना। देखो 5-year प्लान्स हमारे इंडिया में ना पहले 5 साल की योजनाएं चलती थी, 5-year प्लान्स चलते थे, और ये 5-year प्लान्स कहाँ से अडॉप्ट किए गए, रशिया से अडॉप्ट किए गए। रशिया में सबसे पहले 5-year प्लान्स आए थे रशियन रेवोल्यूशन के बाद में। तो वहाँ पर रशिया में क्या होता था कि 5 साल के लिए डिसाइड कर दिया जाता था कि ये हम स्कीम्स चलाएंगे, है ना, यहाँ पर इतना इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करनी है, यहाँ इतना पैसा यहाँ खर्च करना है। तो सेम स्ट्रेटेजी इंडिया में एडोप्ट की गई थी आफ्टर फ्रीडम। तो हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान था ना, वहीं से रिसोर्स डेवलपमेंट की बातें जो है इंडिया में क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। जो रिसोर्स प्लानिंग है वो फर्स्ट 5-year प्लान से ही शुरू हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में लगभग 12-5 साल के एक प्लान आए थे, यानी 5 साल के लिए हम योजनाएं बना लेते थे कि अगले 5 साल में ये करना है। तो फर्स्ट 5-year प्लान से ही हमारी रिसोर्स प्लानिंग क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of the resources is absence of corresponding changes in technology and institution में hinder development। देखो किसी जगह पर अगर रिसोर्स मिल रहे हैं ना तो डेफिनेटली है कि वहाँ उस जगह की डेवलपमेंट होगी, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की तो यहाँ पर कई बार दिक्कतें भी, बाधाएं भी आ जाती हैं। तो मेनली यही होता है कि जहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं उस जगह की डेवलपमेंट होती है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्स नहीं है तो टेक्नोलॉजी ले आओ भाई, है ना। जहाँ से रिसोर्स नहीं है, जहाँ है वहाँ से निकाल के उधर ले आओ। तो हर एक कंट्री की अपनी एक प्लानिंग होती है, किसी जगह को कैसे डेवलप करना है वो कंट्री अपने प्लान्स में क्या करती है, डिसाइड करती है। देयर आर मेनी रीजन इन अवर कंट्री आर रिच रिसोर्सेज बट दिस इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। हमारे देश में काफ़ी ऐसे रीजन है जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे हैं लेकिन अभी भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं। जैसे झारखंड में कोयला मिलता है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग प्रकार के रिसोर्स मिलते हैं, असम के डिगबोई में तेल मिलता है ना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ रिसोर्स अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन हमारे पास उसको निकालने के तरीके नहीं है, निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, और आज तक वो रीजन क्या बने हुए हैं, बैकवर्ड बने हुए हैं। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन विच हैव द पुअर रिसोर्स बेस्ड बट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। कुछ ऐसी हमारी जगहें भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज है ही नहीं लेकिन वो आज क्या है, डेवलप्ड बने हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिसोर्स होने से ही हम डेवलप हो जाते हैं।
भाई रिसोर्स अगर हैं तो हमें निकालना आना चाहिए, उसका तरीका सही यूज़ करना आना चाहिए। कई बार किसी जगह पे रिसोर्स होते नहीं है और वो कंट्री डेवलप्ड होती है। जैसे जापान की बात कर लो, जापान में रिसोर्सेज मिलते ही नहीं, कितना छोटा देश है, वहाँ रिसोर्सेज है ही नहीं, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, वो बाहर से रिसोर्सेज खरीदते हैं और उसी को और ज़्यादा एनहेंस करके बाकी कंट्रियों में भेज देते हैं। जैसे इंडिया से लोहा खरीदा उन्होंने और उसकी हिंडाई की गाड़ियाँ बनाई, टोयोटा की गाड़ियाँ बनाई और इंडिया को बेच दी, है ना। यानी इंडिया से खरीदा, इंडिया को बेच दी, उनके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है। तो कई बार रिसोर्स नहीं है किसी जगह पे, लेकिन टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है। कई बार रिसोर्स है, वहाँ पर भर भर के रिसोर्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस जगह की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। Therefore, resource can contribute the development only they are accompanied by appropriate technological development and industrial changes। यानी रिसोर्सेज होना इनफ नहीं होता, रिसोर्सेज को यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी होती है, तभी कोई देश क्या हो पाता है, डेवलप्ड हो पाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना। जो अगला अपना टॉपिक है वह कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अपनों ने यहाँ 4 स्लाइड करी, है ना। थोड़ा बहुत मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर अपनों ने क्या पढ़ा, फिर अपनों ने रियो डी जेनेरियो समिट पढ़ा, जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद एजेंडा 21 पढ़ा, वो भी पढ़ना है आपको, और रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना करेंगे, बाकी आगे वीडियो आती रहेंगी, बने रहिएगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।